Hi friends, welcome to Step Up IAS. We are going to start today's news analysis. आज द हिंदू से मैंने न्यूज़ को कंपाइल किया है. देखते हैं हमारा पहला न्यूज़ क्या है. मोदी टारगेट्स पाकिस्तान एट G20. अभी G20 की मीटिंग चल रही है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं. रोज़ ये न्यूज़ में बना हुआ है. तो आज का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है. देखिए यहाँ पर 11 पॉइंट एक्शन एजेंडा की बात की गई है. ये मोदी जी ने अभी प्रेजेंट किया है इसको. इसमें उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं कि कैसे टेररिज्म को कर्व किया जा सकता है. और इस इशू को जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को टारगेट करते हुए वो इस इशू को G20 कंट्रीज़ में लेकर के आए हैं, मीटिंग में लेकर के आए हैं. तो देखते हैं इसका क्या बेनिफिट और हो सकता है आगे चल करके. बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि G20 है क्या. तो ये एक इस इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इन सारी बातों को. तो G20 इज़ इंटरनेशनल फोरम. ये जो 20 मेजर इकोनॉमीज़ हैं उनका एक फ़ोरम है, इंटरनेशनल फोरम है ये. इसको 1999 में बनाया गया था. 1999 में इसको फॉर्म किया गया है. इसका एम है कि जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनको प्रमोट करना, उनको डिस्कस करना, उनमें स्टेबिलिटी लेकर लेकर के आना. और देखिए एक और बात है कि मेंबर कौन कौन से लोग हैं. तो 19 इंडिविजुअल कंट्रीज़ इनके मेंबर हैं और EU यूरोपियन यूनियन इनके मेंबर हैं. तो 19 अलग अलग देशों में से इंडिया एक देश है जो इनका मेंबर है, G20 का मेंबर है, और पाकिस्तान मेंबर नहीं है. बट आप एक बार देखिएगा ज़रूर कि कौन कौन से कंट्रीज़ कम से कम इंडिया के आसपास जो हैं, रशिया, चाइना, कौन कौन से लोग इसमें हैं और कौन से नहीं हैं. तो इम्पॉर्टेंट है. बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो 11 पॉइंट एक्शन एजेंडा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव इज़ CBI बुक्स लालू कीन इन रेलवे होटल स्कैम. अब देखिए ये न्यूज़ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं. अब बहुत अनफॉर्चुनेट है ये, बट ये आते रहते हैं कि स्कैम्स वगैरह हमारे यहाँ देखने को मिलता रहता है. काफ़ी करप्शंस बहुत ज़्यादा हैं. तो लालू जी फिर से एक बार CBI के घेरे में दिख रहे हैं. बट हम लोग देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट क्या है. तो इम्पॉर्टेंट है CBI. देखिए ये एक डोमेस्टिक सिक्योरिटी एजेंसी है इंडिया का, ठीक है. ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंसेस एंड पेंशंस के अंदर में आता है. इसको 1941 में फॉर्म किया गया था अंडर द स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट. इसके अंदर में इसको बनाया गया था, फॉर्म किया गया था. और जो इनके डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर ऑफ CBI को अपॉइंट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनती है. तो उसमें कौन कौन से लोग होते हैं? उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं एज अ चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं एज अ मेंबर, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं एज अ मेंबर. और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो CJI ही अपॉइंट करेंगे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को. और इन लोगों के CJI के रिकमेंडेशन से सुप्रीम कोर्ट के जज को इस कमेटी में शामिल किया जाएगा. और फिर ये लोग रिकमेंडेशन देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी CBI के डायरेक्टर को. तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो छूटना नहीं चाहिए. बहुत बेसिक है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग. एंड देखते हैं अगले न्यूज़ की तरफ. रिडक्शन इन एयरपोर्ट चार्जेस बाई 9.4%. देख लेते हैं क्या है. इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए. देखिए इसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो ये जो नया टैरिफ स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है कि जो भी फ़्लाइट्स दिल्ली से उड़ेंगी या दिल्ली में आएंगी, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर वो इंटरनेशनल हो, उसमें जो UDF है उसको हटाया गया है. जो यूज़र डेवलपमेंट फ़ी पहले लगता था 10%, 45%, उसको अभी हटा दिया गया है. देयर विल बी नो UDF ऑन पैसेंजर्स फ्लाइंग इनटू द नेशनल कैपिटल. ठीक है, तो सस्ता हो जाएगा, यानी कि जो टिकट है वो सस्ते हो जाएंगे. और देखिए ये किन के ऑर्डर पे होता है. ये जो नया अभी चार्जेस, एयरपोर्ट चार्जेस हटाने की बात की गई है, ये AERAI के ऑर्डर पर पास होता है. तो एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ये बॉडी कैसी है, क्या है. तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, यानी कि इसको एक्ट के थ्रू बनाया गया है. तो कौन सा एक्ट है ये? एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008 के थ्रू इसको बनाया गया है. तो ये बॉडी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि करंट में जो भी चीज़ होती है वहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ सकते हैं. और तो हम लोग इस बॉडी को भी ध्यान में रखेंगे कि जो AERAI है, ये पहले तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसको AERAI एक्ट 2008 के थ्रू बनाया गया है. और दूसरा ये भी ध्यान में रखेंगे कि यूज़र डेवलपमेंट फ़ी
को हटाया गया है। और कहाँ पे? तो दिल्ली में जो फ़्लाइट्स आएंगी और यहाँ से जाएंगी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, उसके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ मलेरिया वैक्सीन टेस्ट ऑन ह्यूमन अंडर स्टडी। हमें पता है जैसा कि कोई भी जब चीज़ें टेस्ट होती है, वैक्सीन्स वगैरह खास करके जब टेस्ट होते हैं, तो वो किसी ना किसी एनिमल पर होते हैं। तो पहली बार अभी ये न्यूज़ में आ रहा है कि अब ऐसा साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि वो डायरेक्ट ह्यूमंस पर ही ट्राई करेंगे। तो ये न्यूज़ तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको मेंस में आप 1-2 पॉइंट्स इसमें देख सकते हैं। और अभी इस पर अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो इस पर और एडिटोरियल्स भी हमारे सामने आएंगे। आज इम्पॉर्टेंट ये है कि मलेरिया के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, ये मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है, काउज्ड बाय द पैरासाइट्स प्रोटोजोआ की वजह से होता है, विच इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं कि ये किस वेक्टर, किस मॉस्किटो की वजह से होता है। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की वजह से होता है। ये आपको पता भी होगा, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है। इसके कुछ सिम्टम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, फीवर, वॉमिटिंग, हेडेक। तो ये है, ध्यान में रखना है कि मलेरिया किस चीज़ से होता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो ध्यान में रखेंगे इसको। एंड द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ नीलगिरीज पेल टाइगर। देखिए, ये पेल जो होता है हल्का येलोइश कलर होता है, पेल कलर आपको पता होगा। तो अभी ये पहली बार साउथ इंडिया में देखा गया है। ये टाइगर्स जो ये ग्रुप वाइट टाइगर ग्रुप का ये एक टाइगर है जो अभी पेल कलर का दिखा है। तो ऐसा साइंटिस्ट लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हुआ है। तो ये न्यूज़ है, ये कंटेक्स्ट है, तो इसकी वजह से ये भी न्यूज़ में आया है। और पहली बार इसको साउथ इंडिया में देखा गया है। अदरवाइज़ जो वाइट टाइगर्स हैं वो वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में इन जगहों पे देखे गए हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे एक और बात है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मुडुमलाई, बांदीपुर, नागरा होल और वेवनाथ, इन सारे जगहों से घिरा हुआ है। तो हमें इसको ध्यान में रखना है कि ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो इन चीज़ों से घिरा हुआ है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन रिजर्व है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला न्यूज़ हमारे सामने है रिलेटेड टू ग्रीनलैंड शार्क। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग कुछ बातों को। ग्रीनलैंड शार्क जो है उसको ग्रे शार्क भी बोलते हैं। और इसका जो लाइफ स्पैन है, यानी कि इसकी जो लाइफ है वो बहुत लंबी है। जितने भी वर्टिब्रेट स्पेसीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लाइफ ग्रीनलैंड शार्क की ही है। तो इसके अप्रॉक्स यहाँ पे देख सकते हैं आप 392 टू प्लस 120 ईयर्स और माइनस 120 ईयर्स। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो शार्क फैमिली है उसमें सबसे लंबी है। ग्रीनलैंड शार्क सबसे ज़्यादा एक्सटेंड है ये स्पेसीज़। तो ज़्यादा अच्छा इसका अडेप्टेशन है, ये बहुत डेप्थ में भी रह जाती है। तो आज इतने न्यूज़ थे हमारे पास विच इज़ इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको देखते रहें, कीप विजिटिंग इट। और हमारा एडिटोरियल का भी जो वीडियो है उसको भी देखते रहें। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको जल्द से जल्द आपके सामने इस वीडियोज़ को लेके आ पाऊँ और इसको और एफिशिएंट बनाऊँ। तो काइंडली आप लोग इस वीडियो को देखें, इस पर कमेंट करें, और आपको जो भी ठीक लगता है मुझे सुझाव दे सकते हैं। आई विल डेफिनेटली recognize your all points. So thank you very much and keep studying.